नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल अलीसा सक्सेस पॉइंट पर आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज जो हमारी क्लास है वो सेकंड ग्रेड इंग्लिश से संबंधित है। इस क्लास के अंदर हमारा जो टॉपिक है वो एजिज का है। एजिज में हमारी जो पहली क्लास होगी वो होगी एंग्लो सैक्सन पीरियड, जो लगभग 500 के आसपास स्टार्ट हुआ था और 1066 तक चला था। इसके अंदर उसके बाद आता है एंग्लो नॉर्मन पीरियड्स 1066 से 1340। आज हम इस एज का डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। हाँ तो दोस्तों, एंग्लो सैक्सन पीरियड ये था 500 से 1066 सन तक। एंड एंग्लो नॉर्मन पीरियड्स ये था 1066 से 1340 तक। पहला पीरियड था एंग्लो सैक्सन, वो 500 से स्टार्ट हुआ था और 1066 तक चला था। दूसरी जो एज है वो होता है एंग्लो नॉर्मन पीरियड। उस पीरियड को जो टाइम फ्रेम है वो 1066 से लेकर के सन 1340 तक किया है। इस अवधि के दौरान जो मुख्य घटनाएं थी, जो घटित हुआ था, वो हम इस एज के अंदर पढ़ेंगे। तो देखिए, प्री चौसरियन पीरियड। चौसर एक अंग्रेजी कवि था, इंग्लिश पोइट था, अपने युग का महान कवि था। उससे पहले का जो पीरियड था उसको बोलते हैं प्री चौसरियन पीरियड। इस पीरियड में क्या था, देखिए इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या होता है? परिचय। क्या होता है? परिचय। इस एज के अंदर क्या हुआ, इस एज का परिचय करेंगे। दिस पीरियड इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ आवर लैंग्वेज देन दैट ऑफ आवर लिटरेचर। लिटरेचर क्या होता है? साहित्य। क्या होता है? साहित्य। और लैंग्वेज होती है भाषा। क्या होती है? भाषा। दिस पीरियड इज इंपॉर्टेंट। ये अवधि या ये युग, पीरियड को क्या बोलेंगे? युग। ये युग है वो इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ, दृष्टिकोण से, आवर लैंग्वेज, भाषा की। ये युग है वो हमारे भाषा की दृष्टि से ज्यादा महत्वपूर्ण है देन दैट ऑफ आवर लिटरेचर, हमारे साहित्य की बजाय। कि ये युग है वो साहित्य के बजाय भाषा के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। द टर्म एंग्लो सैक्सन इंप्लाइज ओल्ड इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश कि ये जो शब्द है एंग्लो सैक्सन पीरियड, ये मुख्य रूप से पुरानी जो अंग्रेजी थी, ओल्ड इंग्लिश थी, इस पर जोर देती है। उस समय पुरानी इंग्लिश थी, उस पे ज्यादा दबाव था। ठीक है, इस पीरियड के अंदर पुरानी जो इंग्लिश थी इसके ऊपर ज्यादा प्रकाश डाला गया था। इट इज ए मैटर ऑफ क्यूरियोसिटी फॉर आवर हिस्टोरियंस टू फाइंड आउट हाउ इंग्लिश इन्वॉल्व्ड in this course of time. It is a matter of curiosity. Curiosity क्या होता है? जिज्ञासा। क्या होती है? जिज्ञासा। क्यूरियोसिटी क्या होती है? जिज्ञासा। कि ये बड़े ही जिज्ञासा का विषय था। किसके लिए? फॉर आवर हिस्टोरियंस। हिस्टोरियंस क्या होता है? इतिहासकार। क्या होता है? इतिहासकार। ये हमारे इतिहासकारों के लिए बहुत ही जिज्ञासा का विषय था। टू फाइंड आउट, पता लगाना। टू फाइंड आउट, पता लगाना। हाउ मानी किस प्रकार, हाउ मीन्स किस प्रकार, इंग्लिश इन्वॉल्व, इन्वॉल्व मीन्स विकसित हुई, विकास हुआ, इन्वॉल्व विकसित, इन दिस कोर्स ऑफ टाइम, इस समय के दौरान। कि हमारे जो इतिहासकार थे उनके लिए इस बात का पता लगाना बहुत ही जिज्ञासा का विषय था कि इस युग के अंदर अंग्रेजी का विकास है वो किस प्रकार से हुआ, इंग्लिश है वो किस प्रकार से डेवलप हुई। दे वांट टू ड्रा ए लाइन। दे वांट, वे चाहते थे, टू ड्रा, खींचना, ए लाइन, एक रेखा, बिटवीन द ओल्ड इंग्लिश एंड द न्यू स्पीच। कि वे पुरानी जो अंग्रेजी भाषा थी और जो नई अंग्रेजी भाषा थी उसके अंदर जो अंतर था, उसके बीच में जो डिफरेंस था, उसके बीच में वो एक स्पष्ट रूप से
रेखा खींचना चाहते थे, उसको स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करना चाहते थे। A great body of Anglo-Saxon poetry has been preserved, but the most important work that is worth noticing is the epic Beowulf. क्या कह रहे हैं? A great body of Anglo-Saxon poetry. A great body of Anglo-Saxon poetry. इसका अर्थ होगा कि बहुत अधिक संख्या के अंदर एंग्लो सैक्सन पोइट्री का एक कलेक्शन, संग्रह, कविता संग्रह, क्या बोल सकते हैं? कविता संग्रह। ए ग्रेट बॉडी ऑफ एंग्लो सैक्सन पोइट्री, कविता संग्रह, हैज बीन प्रिजर्व्ड, प्रिजर्व्ड मींस सुरक्षित किया गया, संरक्षित किया गया, संरक्षित किया गया, कि एंग्लो सैक्सन युग के अंदर जो कविताएं लिखी गई थी उनके एक बहुत बड़े संग्रह को संरक्षित भी किया गया था। बट द मोस्ट इंपोर्टेंट वर्क, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कार्य दैट इज वर्थ नोटिसिंग, जो बिल्कुल ध्यान देने योग्य है, जिस पर हमें पूर्ण रूप से ध्यान रखना चाहिए, इज द एपिक। एपिक क्या होता है? महाकाव्य। क्या होता है? महाकाव्य। वो एक महाकाव्य है जिसका नाम है ब्यूवोलफ। क्या है? ब्यूवोलफ। की सबसे महत्वपूर्ण महाकाव्य एंग्लो सैक्सन पीरियड का था, वो था एपिक ब्यूवोल्फ। The authorship of this work is unknown. The authorship means लेखक of this work, इस कार्य का, is unknown। unknown क्या है? अज्ञात। कि इसके लेखक कौन थे, किसके द्वारा ये महाकाव्य लिखा गया था, ये अभी तक ज्ञात नहीं है, अज्ञात है। उसका जो राइटर है वो अनोन है। नेक्स्ट है, इट इज सेड दैट, ऐसा कहा जाता है कि, इट इज सेड दैट, ऐसा कहा जाता है कि, इट ग्रू अप इन द फॉर्म ऑफ द बैलेड्स। बैलेड्स मींस क्या होती है? गाथा गीत। क्या होती है? गाथा गीत। क्या होता है? गाथा गीत। ऐसा कहा जाता है कि इसका विकास गाथा गीतों के रूप में है, जिसमें वीरों की बहादुरी होती है, उनको बहादुरी के गीतों के द्वारा इससे महाकाव्य का विकास हुआ है, उससे ये प्रसिद्ध हुआ था। इट मेंशंस द एडवेंचर्स ऑफ द हीरोज ऑफ द पोएम ब्यूवोलफ। इट मेंशंस, ये उल्लेख करता है। मेंशन क्या होता है? उल्लेख करना। इसके अंदर उल्लेख किस चीज का हुआ है? द एडवेंचर्स। एडवेंचर्स क्या होता है? साहसिक कार्य। क्या होता है? साहसिक कार्य ऑफ द हीरोज ऑफ द पोएम ब्यूवोलफ। की ब्यूवोलफ नामक जो कविता लिखी गई थी, उसका जो हीरो था, नायक था, उसके साहसिक कार्यों का वर्णन है, वो ये महाकाव्य ब्यूवोलफ करता है। ठीक है। इसके मुख्य बात क्या थी कि ये नई अंग्रेजी और पुरानी अंग्रेजी के बीच कवियों के द्वारा एक स्पष्ट लाइन खींची गई थी। इस काल में अनेक एंग्लो सैक्सन युग के अंदर अनेक कविता संग्रहों को सुरक्षित रखा गया था, लेकिन मुख्य कार्य जो, जिस पर हमें ध्यान देना है, ध्यान देने योग्य जो मुख्य कार्य था, वो एपिक ब्यूवोलफ था। इसका राइटर है वो अननोन था, और इसके अंदर इसके हीरो की साहसिक कार्यों का वर्णन किया गया है। ये जो एपिक था वो मुख्य रूप से बैलेड्स के रूप में विकसित हुआ था। इसके अंदर वीर गाथाएं ज्यादा लिखी गई थी। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। आगे देखिए, एज फॉर द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट इट ऑकर्ड इन 1066। एज फॉर मीन्स जहां तक बात है नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट, कॉन्क्वेस्ट मीन्स विजय। क्या होती है? विजय। कि नॉर्मन विजय की बात है, इट ऑकर्ड इन 1066, कि ये घटना 1066 के अंदर घटी थी। कि 1066 के अंदर नॉर्मन विजय हुई थी, उसका एक काव्य के अंदर वर्णन किया गया था, जिसका नाम था नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट। ठीक है। दिस कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंग्लैंड by the French Normans in the Battle of Hastings had
फार फेस्ट कॉन्सिक्वेंसेज लिटरली एंड सोशली। दिस कॉन्क्वेस्ट मीन्स ये विजय, ये जो जीत थी, कॉन्क्वेस्ट का क्या बोल सकते हैं, जीत भी बोल सकते हैं, ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड की, इस युद्ध के अंदर इंग्लैंड की विजय हुई थी बाय फ्रेंच नॉर्मन्स, वो उसका सेनापति था इंग्लैंड का फ्रेंच नॉर्मन्स, उसके द्वारा उस इंग्लैंड की जीत के अंदर किस युद्ध में हुई थी, इन द बैटल ऑफ हेस्टिंग्स, हेस्टिंग्स के युद्ध में। कौन से युद्ध में, हेस्टिंग्स के युद्ध में, हेस्टिंग्स का युद्ध हुआ था, उस युद्ध के अंदर फ्रेंच नॉर्मन के द्वारा इंग्लैंड को विजय दिलाई गई थी। उस युद्ध का फार फेच्ड मींस दूरगामी, क्या होते हैं, दूरगामी, बहुत ही महत्वपूर्ण, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है, परिणाम, बहुत ही महत्वपूर्ण परिणाम निकले, दूरगामी परिणाम निकले। लिटरली साहित्यिक, क्या होता है, साहित्यिक, एंड सोशली, सामाजिक, कि उस विजय के, हेस्टिंग के युद्ध में नॉर्मन्स के द्वारा इंग्लैंड को जो विजय दिलाई गई थी, उसके साहित्यिक और सामाजिक रूप से दूरगामी परिणाम सामने आए। इट ब्रोट अबाउट द बर्थ ऑफ द इंग्लिश नेशन, इट ब्रोट अबाउट मीन्स ये लेकर के आया, द बर्थ मीन्स जन्म, ऑफ द इंग्लिश नेशंस, अंग्रेजी राष्ट्रवाद का, कि इस युद्ध के बाद अंग्रेजी राष्ट्रवाद का, अंग्रेजी राष्ट्रों का उदय हुआ, इंग्लैंड को एक अलग ही पहचान है वो दुनिया भर में मिलने लगी, अंग्रेजी भाषा का ज्यादा विकास हुआ और इंग्लिश राष्ट्रवाद है वो देशों के अंदर ज्यादा बढ़ा। उसके दूरगामी परिणाम थे वो साहित्यिक और सामाजिक रूप से सामने निकल करके आए। कौन से युद्ध के बाद, बैटल ऑफ हेस्टिंग्स के, उसके अंदर कौन था, फ्रेंच नॉर्मन्स था जो इंग्लैंड के लिए लड़ रहा था और उसे विजय प्राप्त हुई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट है दी एज ऑफ चौसर, 1340 से 1400 तक, याद कर लेना, याद रखने वाली, चौसर का पीरियड कितना था, 1340 से 1400 तक का। इंट्रोडक्शन देखिए चौसर का, क्या होता है, परिचय, किस प्रकार से, द 14th century is remarkable, 14th century 14वीं शताब्दी, इज रिमार्केबल मीन्स याद रखने योग्य है, रिमार्केबल मीन्स याद रखने योग्य है, हिस्टोरिकली, ऐतिहासिक रूप से, कि 14वीं शताब्दी है वो ऐतिहासिक रूप से याद रखने के योग्य है। फॉर द डिक्लेलाइन, डिक्लेलाइन क्या होता है, पतन, क्या होता है, पतन, विनाश, ऑफ द फेडरलिज्म, ऑफ द फेडरलिज्म, फेडरलिज्म का अर्थ होता है सामंतवाद, क्या होता है, सामंतवाद। ये 14वीं शताब्दी है वो ऐतिहासिक रूप से सामंतवाद के पतन के लिए याद रखने योग्य है। 14वीं शताब्दी में सामंतवाद का पतन हो गया था। सामंतवाद को शुरुआत किसने किया था, नॉर्मन ने, ऑर्गेनाइज्ड बाय द नॉर्मन, जिसका आयोजन है नॉर्मन के द्वारा किया गया था, उसका अंत हो गया था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, and for the growth of the English national spirit during the 100-year war with France 1338, and for the growth, growth means वृद्धि के लिए, विकास करने के लिए, of the English national spirit, national spirit राष्ट्रीय भावना, राष्ट्रीय भावना या फिर राष्ट्रवाद कह सकते हैं, ठीक है, राष्ट्रवाद कि विशेष रूप से इंग्लिश राष्ट्रवाद का उदय हुआ, सामंतवाद का विनाश हुआ। कब हुआ, ड्यूरिंग द 100 years वॉर विद फ्रांस, फ्रांस के साथ जो 100 वर्षीय युद्ध हुआ था, 100 year वॉर, 100 वर्षीय युद्ध।
1338 में, कि इंग्लैंड और फ्रांस का 1338 के अंदर 100 वर्षों तक चलने वाला एक युद्ध हुआ, और उस युद्ध के बाद अंग्रेजी राष्ट्रवाद या अंग्रेजों के अंदर राष्ट्रीय भावना का विकास हुआ और सामंतवाद का अंत हुआ। और इस बात के लिए 14वीं शताब्दी को विशेष रूप से याद किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 12वीं, एज प्रोड्यूस्ड मैनी राइटर्स ऑफ नोट। नोट मीन्स विशेष रूप से याद रखने योग्य, कि इस अवयुग के अंदर बहुत सारे याद रखने योग्य महत्वपूर्ण लेखक है वो उत्पन्न हुए, उनका जन्म हुआ, जिन्होंने इस युग को प्रसिद्ध बनाया। बहुत सारे लेखक है वो सामने आए जिन्होंने राष्ट्रवाद से भरी हुई कविताएं लिखी। वन ऑफ whom, उनमें से एक था जोफ्री चौसर। जोफ्री चौसर भी उन महान कवियों में से एक कवि था। 1340 to 1400, जिसका जन्म 1340 में हुआ और मृत्यु हुई वो 1400 के अंदर हुई थी। इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ द इंग्लिश राइटर्स, जो अंग्रेजी लेखकों के अंदर अपने आप में एक महान लेखक था। उसने बहुत सारी महान रचनाओं का वर्णन किया। वो 14वीं शताब्दी के जो प्रसिद्ध अंग्रेजी राइटर्स थे उनमें से हुई, ही वाज ए फेमस वन ऑफ देम। ड्राइडन called him the father of English poetry, कि ड्राइडन ने उसे फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री कहा है, अंग्रेजी कविताओं का पिता। किसको कहा? जोफ्री चौसर को। किसने कहा? जॉन ड्राइडन ने कहा था। आगे देखिए, ही इज नोन, वह जाना जाता है एज द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री, उसे अंग्रेजी कवि और अंग्रेजी साहित्य का पिता कहा जाता है। तो क्वेश्चन बनता है, वो इज नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, जोफ्री चौसर। वो इज नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री, जोफ्री चौसर। वो कॉल्ड जोफ्री चौसर एज द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री, जॉन ड्राइडन। व्हेन वाज जॉन ड्राइडन, व्हेन वाज जोफ्री चौसर बोर्न? इन 1340। ठीक है, इन विच ईयर जोफ्री चौसर डाइड? 1400। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, चौसर वाज द फर्स्ट टू प्रैक्टिस हीरोइक कपलेट। अब हीरोइक कपलेट का अभ्यास करने वाला, उसका विकास करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? चौसर था। हीरोइक कपलेट से संबंध रखने वाला पहला व्यक्ति था चौसर। हिज राइम रॉयल और चौसरियन स्टेंजा इज ए 7-line स्टेंजा with the rhyme scheme ABABBCC। उसकी जो कविता थी वो शाही थी, रॉयल में से शाही थी, और उसने चौसरियन स्टेंजा का प्रयोग किया था। कौन से स्टेंजा का? चौसरियन स्टेंजा का, जिसके अंदर 7 लाइन्स होती थी। चौसर के स्टेंजे में कितने लाइनें होती थी? 7 लाइन होती थी। और उसकी राइम स्कीम थी वो क्या थी? AB B और CC। उसमें 7 लाइनें होती थी। किसमें? चौसर के स्टेंजे में। ठीक है, और उसकी राइम स्कीम AB और BCC होती थी। हिज ऑक्टेव राइम, रॉयल्स इज 8 सिलेबिक लाइन इन ए कपलेट। और उसके जो लास्ट में जो कपलेट दिखता था, उसके जो ऑक्टेव पार्ट में आती थी, उसके अंदर 8 सिलेबल्स होते थे। कितने सिलेबल होते थे? 8 सिलेबल्स। 8 सिलेबिक होते थे, 8 सिलेबल्स होते थे। और कपलेट के अंदर, कपलेट होता है 2 लाइन का जोड़ा। ठीक है, और उसका जो पहला पार्ट था जिसमें 7 लाइन्स होती थी, उसके अंदर जो राइम स्कीम थी वो थी AB B और CC। ठीक है, तो इसमें यही समझा हमने कि चौसर है वो अंग्रेजी के बहुत सारे महान कवियों में से एक था। उसका जन्म 1340 में हुआ और उसकी मृत्यु सन 1400 में हुई। ठीक है, जॉन ड्राइडन ने उसे अंग्रेजी कविताओं का पिता कहा है, और वह इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश पोएट्री का फादर के रूप में जाना जाता है। उसने जो चौसरियन स्टेंजा लिया था, उसके अंदर 7 लाइनें होती थी, जिसके अंदर राइम स्कीम AB फिर BCC होती थी, और वो हीरोइक कपलेट के अंदर 8 सिलेबल्स होते थे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं।
नेक्स्ट देखिए, हिज पोइट्री इज रिमार्केबल फॉर इट्स वैरायटी, वैरायटी विविधता, कि उसकी कविता है वो विविधता के लिए जानी जाती है। इट्स स्टोरी इंटरेस्ट, स्टोरी इंटरेस्ट क्या होता है, रुचिपूर्ण कहानी, क्या होती है, रुचिपूर्ण कहानी, की बड़ी रोचक कहानी होती थी। एंड इट्स वंडरफुल मेलोडी, मेलोडी क्या होती है, धुन, क्या होती है, धुन, लय, ताल। ठीक है, कि उसकी कविताएं थी, किसकी कविताएं, चौसर की कविताएं, जोफ्री चौसर की कविताएं हैं, वो अपनी विविधता के लिए, रुचिपूर्ण कहानियों के लिए और बहुत ही आश्चर्यजनक धुन के लिए, वंडरफुल मेलोडी के लिए जानी जाती थी, याद रखी जाती थी। He is known as the morning star of Renaissance. Renaissance, morning star means भोर का तारा या उदयमान सितारा। ऑफ रेनेस, और रेनेसा क्या होता है, पुनर्जागरण, क्या होता है, पुनर्जागरण, कि उसे पुनर्जागरण का भोर का सितारा कहा जाता है या पुनर्जागरण का सितारा कहा जाता है, किसको, जोफ्री चौसर को। He developed मिडलैंड डायलेक्ट, मिडलैंड मध्य ही, डायलेक्ट मीन्स भाषा, वर्णावली, क्या होती है, भाषा, इनटू नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंग्लैंड, कि उसने वहां की जो स्थानीय भाषा थी, जो वहां के लोग जिस भाषा का प्रयोग करते थे, उसे अंग्रेज इंग्लैंड की राष्ट्रीय भाषा के रूप में विकसित किया, वहां की राष्ट्रवासी भाषा उसको बनाया। चौसर, his life and works can be divided into 3 periods, कि चौसर को, उसके जीवन काल को और उसके जो कार्य थे, जो उसने रचनाएं की थी, उसको हम 3 पीरियड्स में बांट सकते हैं। ठीक है, पहला है द फ्रेंच पीरियड, फ्रांसीसी काल। इस काल के अंदर हियर ही ट्रांसलेटेड, उसने किस चीज का ट्रांसलेट किया था, द रोमांस ऑफ द रोज एंड रोट मैनी पोएम्स, और बहुत सारी कविताएं भी लिखी थी। ये फ्रेंच पीरियड के दौरान उसने द रोमांस ऑफ द रोज का ट्रांसलेशन है वो इंग्लिश के अंदर किया और बहुत सारी कविताएं लिखी। दूसरा था द इटालियन पीरियड, ऑफ विच द चीफ पोएम्स आर, दूसरा पीरियड था वो था इटालियन पीरियड। ठीक है, पहला पीरियड था वो था फ्रेंच पीरियड। इसके अंदर मुख्य क्या क्या हुआ था, द रोमांस ऑफ द रोज का ट्रांसलेशन किया था और बहुत सारी कविताएं लिखी थी। द इटालियन पीरियड के अंदर जो उसकी मुख्य कविताएं थी वो थी ट्रोलियस, ट्रोलियस एंड क्रिसलीज, ट्रोलियस एंड क्रिसलीज, ये उसकी मुख्य कविताएं थी। एंड द लीजेंड ऑफ गुड वोमेन, दूसरी क्या थी, द लीजेंड ऑफ ए गुड वोमेन। तो प्रश्न आ सकता है द लीजेंड ऑफ गुड वोमेन के राइटर कौन थे, जोफ्री चौसर। Here he seems to be inspired from Petrarch and Bosacco, कि यहाँ पर ऐसा प्रतीत होता है कि वो अंग्रेजी कवि पेट्राक था और बोसाकुस था, उससे वो थोड़ा सा प्रेरित हुआ दिखाई देता है। किससे प्रेरित हुआ था, पेट्राक और बोकासो से। ठीक है, उसकी मुख्य रचनाएं इटालियन काल की थी, द लीजेंड ऑफ गुड वोमेन, ट्रूलियस एंड क्रिसलीड। ठीक है, इंग्लिश जो फ्रेंच पीरियड था उसके अंदर उसने द रोमांस ऑफ द रोज का ट्रांसलेशन किया था और बहुत सारी कविताएं भी लिखी थी। ठीक है, उसने मुख्य काम किया था कि वहां की जो स्थानीय भाषा था उसको उसने राष्ट्रीय भाषा के रूप में, इंग्लैंड की राष्ट्रीय भाषा के रूप में विकसित किया था। उसे रेनेसा का मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है। ठीक है, किसे, जोफ्री चौसर को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है द इंग्लिश पीरियड इन विच ही रोट हिज मास्टरपीस द फेमस कैंटरबरी टेल्स, कि इंग्लिश पीरियड, अंग्रेजी जो पीरियड था तीसरा, जिसके अंदर तीसरा पीरियड था द इंग्लिश पीरियड, इसके अंदर उसने अपनी महत्वपूर्ण रचना जिसका नाम था कैंटरबरी टेल्स, कैंटरबरी टेल्स की रचना की, मास्टरपीस, मुख्य रचना। ठीक है, his 30 pilgrims were planned to utter 128 stories of
which only 24 were said, some still incomplete. इसके बाद उसने अपने 30 30 पिलग्रिम्स, उसने अपने 30 पिलग्रिम्स नाम की एक कविता लिखी थी, जिसमें उसने प्लान किया था कि वह 128 कहानियां लिखेगा। उसके अंदर 128 कहानियां लिखी जाएगी, जिसमें से केवल 24 ही लिखी गई थी। ऐसा कहा जाता है कि 24 ही पूरी हुई थी और उसमें भी कुछ अधूरी थी, कुछ बाकी रह गई थी। तो हिज 30 पिलग्रिम्स, ये भी उसकी एक रचना है, ठीक है, जिसके अंदर उसने प्लान किया था कि वो 128 स्टोरीज लिखेगा, ठीक है, लेकिन दुर्भाग्य से वो केवल 24 ही उसमें लिख पाया था और उनमें से भी कुछ अधूरी रह गई थी। चौसर के पीरियड के अंदर दूसरा व्यक्ति था, वो था द सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट फिगर दिस इज जॉन वाइक्लिफ, कि इस दूसरा जो पीरियड था चौसरियन पीरियड, उसके अंदर का जो दूसरा मुख्य कवि था वो था जॉन वाइक्लिफ। क्या नाम था? जॉन वाइक्लिफ। चौसर के बाद जो महत्वपूर्ण कवि था वो था जॉन वाइक्लिफ। ही इज नोन एज द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन। रिफॉर्मेशन क्या होता है? सुधार, पुनर्सुधार, पुनर्सुधार कह सकते हैं या सुधार कह सकते हैं, ठीक है। इसका अब दो क्वेश्चन हो गए। वो इज नोन एज द मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा। चौसर, वो इज नोन एज द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन। जॉन वाइक्लिफ। क्या है? जॉन वाइक्लिफ। ही वाज द रिलीजियस रिफॉर्मर। रिलीजियस में से धार्मिक, कि वह एक धार्मिक सुधारक था, उसने धर्म के अंदर कुछ सुधार करने के प्रयास किए थे। He first translated the Gospel of Bibles into English. कि सबसे पहले उसने गोस्पेल क्या होते हैं? उपदेश। क्या होते हैं? उपदेश। कि बाइबल के अंदर जो उपदेश लिखे हुए थे उसका सबसे पहले उसने अंग्रेजी के अंदर अनुवाद किया। एंड प्रोड्यूस्ड फर्स्ट कंप्लीट बाइबल इन इंग्लिश इन 1390s। और 1390 के अंदर अंग्रेजी भाषा के अंदर पूर्ण रूप से लिखी हुई बाइबल को प्रस्तुत किया, उसको प्रकट किया, उसने लिख डाला, ठीक है। तो पहला तो ये हो गया कि अंग्रेजी भाषा के अंदर बाइबल को लिखने वाला कवि कौन था? जॉन वाइक्लिफ, ठीक है। आगे देखिए, तीसरा है लैंगलैंड, द पोइट एंड प्रोफेट ऑफ सोशल रिफॉर्म इज वन मोर फिगर ऑफ रेप्यूट। रेप्यूट मीन्स प्रतिष्ठित, प्रतिष्ठित। कि इस युग का जो तीसरा कवि था लैंगलैंड, वो भी एक समाज सुधारक था, ठीक है। प्रोफेट, मसीहा कह सकते हैं। प्रोफेट का क्या होता है? मसीहा। ऑफ सोशल रिफॉर्म, समाज सुधार का, कि वह भी समाज सुधारक का मसीहा था, एक कवि था और एक प्रतिष्ठित व्यक्ति था इस युग का। हिज चीफ वर्क इज पियर्स द प्लोमैन। उसकी मुख्य रचना थी वो पियर्स द प्लोमैन थी। पियर्स द प्लोमैन का राइटर कौन था? लैंगलैंड। कौन था? लैंगलैंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। The fourth writer of this age is Gower. इस युग का जो चौथा प्रसिद्ध कवि था वो गोवर था। क्या था? गोवर। कौन था? गोवर। Who wrote in 3 languages, जिसने 3 भाषाओं के अंदर कविताएं लिखी थी, जिसने 3 भाषाओं के अंदर अपनी रचनाएं की थी। पहली फ्रेंच, दूसरी लैटिन और थर्ड इंग्लिश। उसने 3 भाषा काम में ली, फ्रांस, फ्रेंच, लैटिन एंड इंग्लिश, ठीक है। हिज चीफ इंग्लिश वर्क इज, उसका मुख्य जो अंग्रेजी भाषा की रचना थी, इज द कन्फेशनल एमेनिट्स, इज द कन्फेशन एमानेट्स। ये उसकी महत्वपूर्ण इंग्लिश रचना थी। किसकी? गोवर की। कौन था? चौसर के युग का एक प्रसिद्ध कवि था, ठीक है। मैंडेविले, द एलेक्ट ट्रेवलर। एलेक्ट मीन्स क्या होता है? तथाकथित। तथाकथित, किसी को कन्फर्म नहीं है, किसी के द्वारा सुनी गई बात होती है तथाकथित। रिप्रेजेंट्स
the new English interest in distant lands following Mandeville's travels in 1356, a book which romance about the wonders to be seen abroad। कि मेंडेविली जिसे तथाकथित एक यात्री के रूप में जाना जाता है, वो एक ऐसी उसने किताब लिखी थी जिसका नाम था मेंडेविले ट्रेवल्स, 1356 में लिखी थी। एक ऐसी पुस्तक थी जिसके अंदर एब्रोड मीन्स विदेशों के, क्या होते हैं, विदेश के, विदेशों में देखे जाने वाले, वंडर्स मीन्स आश्चर्य, विदेशों में देखे जाने वाले विभिन्न आश्चर्यों के प्रति जो रोमांस था, उसका वर्णन उसने 1356 में अपनी पुस्तक मेंडेविले ट्रेवल्स में किया था, जो उसने दूर दराज में घूम घूम कर देखे थे। इंग्लिश इंटरेस्ट इन द डिस्टेंट लैंड्स मीन्स दूर दराज के क्षेत्र में, वो एक यात्री था, घूमने जाता था दूर दराज के क्षेत्र में। उसने विदेशों के अंदर जितने भी आश्चर्यजनक दृश्य देखे, जो रोमांस उससे उत्पन्न हुआ, उसने उस पुस्तक में लिखा जिसका नाम था मेंडेविले ट्रेवल्स 1356। किसने लिखा था? मेंडेविले ने। किसने लिखा था? मेंडेविले ने। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। इंपॉर्टेंट डेट्स टू बी रिमेम्बर्ड, महत्वपूर्ण दिनांक जो हमें याद रखनी चाहिए, क्या है? 1338 बिगिनिंग ऑफ द 100 इयर्स वॉर विद फ्रांस, 1338 के अंदर फ्रांस का इंग्लैंड के साथ 100 वर्षीय युद्ध शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? 1338 में। ठीक है, दूसरा है 1348 49 ब्लैक डेथ, इस युग के अंदर यहाँ पर बहुत सारी मृत्यु हुई थी और उस साल को ब्लैक डेथ के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे आप थोड़ा सा करेक्शन करेंगे, ये 1390 लिखेंगे। ठीक है, 1390, ये गलत है यहाँ पे। फर्स्ट कंप्लीशन ऑफ बाइबल इन इंग्लिश, कि बाइबल का पूर्ण रूप से अंग्रेजी में अनुवाद करके अंग्रेजी भाषा में बाइबल लिखी गई, वो 1390 में लिखी गई थी। किसके द्वारा? जॉन वाइक्लिफ के द्वारा। किसके द्वारा? जॉन वाइक्लिफ के द्वारा 1390 में। कब? 1390 में। नेक्स्ट 1385 से 1400 कैंटरबरी टेल्स। कैंटरबरी टेल्स, कैंटरबरी टेल्स का रचना काल है वो 1385 से 1400 का है। ठीक है, किसके द्वारा लिखी गई थी? चौसर के द्वारा। ठीक है, इसके द्वारा? चौसर के द्वारा। चौसर का जो पीरियड था वो था 1340 to 1400। ठीक है, ये बात अपने को याद रखनी है। ये मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसां है, कौन? चौसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है दोस्तों, आज की अपनी क्लास जिसके अंदर हमने एंग्लो सैक्सन पीरियड, प्री चौसरियन पीरियड पढ़ा था, आशा करता हूँ कि ये क्लास आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। नेक्स्ट जो एज होगी एलिजाबेथन एज, वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और हाँ, कमेंट जरूर करिए। धन्यवाद।